नमस्कार। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। बिहार में सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। होना भी चाहिए। अब विधानसभा का चुनाव 8 महीने के बाद होना है, अक्टूबर नवंबर में। तो आज कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि थी। सीतामढ़ी के सोनबरसा में बड़ा कार्यक्रम था राजद की ओर से, और उसमें विधानसभा में विपक्ष के नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शरीक हुए। कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि के बहाने निशाने पर थे नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री पर उन्होंने जमकर हमला बोला। कहा कि वो तो पुरानी गाड़ी है, 15 साल कोई गाड़ी पुरानी हो जाती है तो बदल दिया जाता है उसको, वो पुराना मॉडल है। भाजपा की कठपुतली है। और इसके पहले तो आप जानते ही हैं कि तरह तरह से हमला हो रहा है। अब तो जब चुनाव नज़दीक है तो व्यक्तिगत आक्षेप हमले भी तो होते ही रहेंगे। अब इन हमलों में मर्यादा भी, भाषा की मर्यादा का भी ख्याल नहीं रखा जाता है। ये अलग है कि नीतीश कुमार की उम्र और उनकी सेहत को लेकर एक चिंता की बात होती है, लेकिन राजनीति में कोई उम्र की तो कोई सीमा भी नहीं होती है। और अधिक उम्र का होना कोई किसी की योग्यता और उसकी काबिलियत में तो कोई कमी नहीं मानी जाती है। अनुभव को तो और ही लोग अच्छा मानते हैं। लेकिन इस बीच जो एक बात थी कि सबसे बड़ी चर्चा है कि अब बिहार के विधानसभा चुनाव में आज खास रूप से चर्चा कर रहा हूँ ये कि इसमें आरएसएस की क्या भूमिका होगी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष इस साल विजयादशमी के दिन बड़ा समारोह होगा, होने जा रहा है। 100 साल हो गया संगठन का। इसी साल अब विधानसभा का चुनाव अक्टूबर नवंबर में बिहार में होने जा रहा है। इसके पहले महाराष्ट्र में, हरियाणा में और दिल्ली में भाजपा की फतह हुई। उसमें आरएसएस की बड़ी भूमिका मानी जाती है। अभी आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में है और वहाँ महाराष्ट्र का चुनाव हो तो आरएसएस की भी तो प्रतिष्ठा दांव पर होती है ना। 1 लाख कोई कहे कि हाँ भाजपा एक राजनीतिक दल भले है, लेकिन आरएसएस ही की विचारधारा चलती है वहाँ। अभी तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल और किस किस पद पर आरएसएस की पृष्ठभूमि वाले नहीं हैं। अब दिल्ली का एक अलग है। अब दिल्ली का चुनाव हो गया, नतीजे आ गए 8 फरवरी को, अभी तक मुख्यमंत्री तय नहीं हुआ है। अब 20 फरवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होना है रामलीला मैदान में, और उसमें भाजपा शासित और उसके सहयोगी दलों के 20 राज्यों के मुख्यमंत्री शरीक होंगे। आमंत्रण साधु संत शरीक होंगे। पूरी तैयारी हो रही है। लेकिन अब वो सवाल यही है कि आरएसएस बिहार में क्या करेगा। स्वाभाविक है, बिहार में डबल इंजन की सरकार है और लालू प्रसाद भाजपा के साथ आरएसएस पर तो हमेशा विरोधी करते रहते हैं, हमला बोलते रहते हैं। तो लालू प्रसाद की राजनीति को, लालू प्रसाद के राजद को हाशिए पर रखना न सिर्फ एनडीए का बल्कि आरएसएस का भी मुख्य उद्देश्य होगा। उसी के अनुरूप उसकी रणनीतियाँ होंगी, उसकी गतिविधियाँ होंगी। आरएसएस बिहार में तो कोई खुले तौर पर कुछ करता नहीं है, सब कुछ उसके कार्यकर्ता घर घर, व्यक्तिगत संपर्क, घर पर संपर्क, इस तरह से उनका अभियान चलता है। और राष्ट्रवाद ही तो उनका मुख्य ध्येय और उद्देश्य है। अभी कहा ना, आरएसएस के प्रमुख आसनसोल में थे आरएसएस की बैठक में। आपने देखा एक बयान आया कि भाई तो हिंदुओं को एकजुट करने में लगे हैं। और बिहार में कोई 18% मुसलमान हैं तो शेष 82% तो हिंदू ही हैं। ये हिंदू कार्ड फिर यहाँ खेला जाएगा। पहले ही से बिहार में घुसपैठ की समस्या को लेकर बीजेपी खासकर सीमांचल क्षेत्रों में आवाज़ उठाती रही है। अब मुस्लिम वोट बैंक पर एक और जहाँ राजद की दृष्टि है, कांग्रेस की भी होती है, एक ईआईएम भी साथ में है, एक अलग मुद्दा है, इशू है। लेकिन आरएसएस की कोई बिहार में 1000 से अधिक शाखाएं हैं। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार करके उसका संगठन है।
अब शाखाओं का विस्तार होना है, शाखाओं की संख्या बढ़ानी है। ये सब गतिविधि मैं देख रहा हूँ। राजधानी पटना में भी आरएसएस की गतिविधियाँ सवेरे और शाम शाखाएँ लगती हैं। मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ कंकरबाग में, यहाँ कई शाखाएँ लगती हैं। कहीं पार्क में। अब इसी तरह से पूरे बिहार में शाखाओं का विस्तार होगा और कहिए बूथ से लेके और शक्ति केंद्र, शाखा केंद्र, सब कुछ इस तरह से गतिविधियाँ बढ़ेंगी तो संघ की तो शक्ति लगेगी ही। हर चुनाव में लगती है और लोकसभा के चुनाव में एक झटका हो गया बीजेपी के लिए। उसमें संघ के खिलाफ जो, खासकर संघ पर जो भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक बयान आ गया था, वो बड़ा हानि पहुंचा गया। जेपी नड्डा ने कह दिया था कि वह हमारी इतनी ताकत हो गई है, अब तो खुद संघ की हमें ज़रूरत कहाँ है। अब वो संदर्भ जो था, लेकिन जो बातें आई उससे संघ के कार्यकर्ताओं में बड़ा मायूसी हुई थी, नाराज़गी हुई थी। एक उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ा बीजेपी को लोकसभा के चुनाव में। और उसी तरह से बिहार में जब भाजपा से नीतीश कुमार अलग हुए थे तो राजद के साथ नीतीश कुमार भी हमला बोला करते थे। तो इसको लेकर भी खास करके संघ के कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में एक नाराज़गी थी। लेकिन विकल्प क्या है? जो नीतीश कुमार से नाराज मतदाता हैं, जो भाजपा के साथ हैं, आखिर वोट थोड़े देंगे वो राजद को। तो लाचारी में कहिए वोट तो देना ही है और संघ इसको फिर व्यक्तिगत करके। लेकिन संघ इधर एक, आप जानते हैं संघ भी सर्वे कराता है चुनाव के पहले और वो एक आईना दिखाता है कि भाई अभी तो बिहार विधानसभा में 80 विधायक हैं भाजपा के, तो उसमें किसकी क्या हालत है, किसके खिलाफ क्या माहौल है और कहाँ किसको बदलने की ज़रूरत है। संघ की भी रिपोर्ट का बड़ा मायने होता है बीजेपी में। खुद तो कोई डिसीजन नहीं लेता है, लेकिन वो दिखाता है ना कि भाई देखिए आपके, और पूरे चुनाव में तो संघ की एक अलग पूरी ताकत शक्ति लगती ही है। संघ के ही पृष्ठभूमि का व्यक्ति न होता है। प्रदेश में संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री वो संघ से ही जाते हैं। तो कुल मिला जुलाकर अभी आज चर्चा जो है यही है कि बिहार में संघ की ताकत लगने वाली है, लगेगी, लग रही है और अब सक्रिय हो गया है। अभी मार्च में एक बड़ी बैठक संघ की होने वाली है, खासकर बिहार को लेकर ये चर्चा सुनने को मिली, जानकारी मिली। और फिर वही है, संघ का ध्येय उद्देश्य तो यही रहेगा कि भाई राजद को हाशिए पर रखना। अभी खासकर महाकुंभ में जिस ढंग से सनातन को लेकर उफान, ये भी तो कहने संघ की न सिर्फ बीजेपी की ताकत बढ़ाने वाली न है, जो माहौल अभी है। अभी आपने देखा एक सर्वे कराया गया था, एक मीडिया संस्थान ने सर्वे कराया तो कहा कि आज के तारीख में चुनाव हो तो बीजेपी को अकेले लोकसभा में, सरकार में, केंद्र में बहुमत मिल जाएगा। तो चुनाव के पहले महाकुंभ, फिर बिहार में प्रधानमंत्री का भी आ रहे हैं 24 फरवरी को भागलपुर, वहाँ से देश भर के किसानों को तो किसान सम्मान निधि का जो की राशि दी जानी है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का वो शिलान्यास करेंगे। पीरपैंती थर्मल पावर का भी शिलान्यास करने की योजना है। और दूसरे दिन फिर राष्ट्रपति आ रही हैं 25 फरवरी को पटना, वो यहाँ पीएमसीएच के कार्यक्रम में शरीक होंगी। अभी केंद्रीय मंत्रियों को तो आने का सिलसिला ही चालू रहता है। आज भूपेंद्र यादव बिहार में थे, अब बिहार के तो 4 मंत्री आते ही जाते रहते हैं। तो कुल मिला जुलाकर अब संघ की पूरी ताकत यहाँ लगने वाली है। एक और बात है लगे हाथ, अब दिल्ली में तो जो मैंने आपसे कहा कि ये भी एक जनादेश का थोड़ी देर के लिए मैं खिलवाड़ मानता हूँ। बीजेपी ही, अब वो चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो और दिल्ली हो, में देखिए नतीजा आने के बाद दिल्ली की विधानसभा, जो 7वीं विधानसभा भी भंग हो गई, 8वीं विधानसभा का गठन हो गया, लेकिन सरकार बनने का अभी 8 दिन इंतज़ार हो रहा है। आप जो जनादेश खो चुकी है वो अतिशी वहाँ भी कार्यकारी मुख्यमंत्री, ये एक सिलसिला इसे रीथिंक करना चाहिए कि जनादेश बदलाव का मिला है तो फिर आपको नेता चयन में क्यों इतना देर करते हैं। अभी 3 जगह जहाँ की मैंने आपसे चर्चा की, महाराष्ट्र में भी वैसे ही हुआ था, अभी मध्य प्रदेश में भी
शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वहाँ भाजपा को शानदार जीत मिली थी, तो वहाँ भी सरकार के गए नए मुख्यमंत्री के चयन में बहुत देर हुआ था। तो जहाँ जहाँ सरकार को इस तरह से बहुमत मिलता है बीजेपी को ना, वो दूसरे तीसरे दिन कोई डिसीजन नहीं होता है, वो 7 दिन 10 दिन 12 दिन इस तरह से लगता है, जैसे दिल्ली में अभी लग रहा है। तो एक अलग है ये विषय। लेकिन अभी तो चर्चा मैं आपसे कर रहा थी कि आरएसएस की भूमिका दिल्ली में तो जो कामयाबी मिली उसमें आरएसएस की बड़ी भूमिका रही है, और उसी तरह से हरियाणा और महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और बिहार में बीजेपी की सेहत सुधारने के लिए फिर नीतीश कुमार तो अभी उन्हीं के चेहरे पर, उनके नाम पर नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना है। अभी एक अलग विषय है कि एनडीए में सीट का बंटवारा कैसे होता है। तो इस बार भी क्या सबकी निगाह है कि बीजेपी और जदयू बराबर सीट पर लड़ेगा। हालांकि अभी बीजेपी की संख्या तो जदयू से लगभग दूनी है ना, 42-44 हैं जदयू के, तो वहाँ 80 हैं अभी बीजेपी के। और फिर जो 243 सीट है उसमें इस बार तो 3 जो नए पार्टनर हैं, चिराग, मांझी और कुशवाहा, उनका एकोमोडेशन होना है। लेकिन कुल मिलाकर अभी ये बचे 8 महीने में बहुत तरह का चेंज आपको देखने को मिलेगा। और जो अभी सियासी घमासान में जो हमला, जुबानी जंग जो शुरू हुआ है, सिलसिला और बढ़ने वाला है। तो आज तो जो तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोला, उस चर्चा के साथ आरएसएस की जो भूमिका होने वाली है उसकी चर्चा के लिए आपके साथ बैठा। आप क्या सोचते हैं? बिहार में आरएसएस भी फिर तो अपना दम लगाएगा ही। हाँ, झारखंड में नहीं कामयाब हुआ, वहाँ महागठबंधन की चली, जेएमएम की चली, हालांकि आरएसएस वहाँ भी कोई बहुत एक्टिव रहा है वनांचल में। लेकिन बिहार में देख लीजिए इस बार कितनी थी। पिछला आपको एक चुनाव याद रखिए, मोहन भागवत को बयान को ही लेकर 2015 के चुनाव में भाजपा को सत्ता में आने का सपना चकनाचूर हो गया था। जहां उन्होंने आरक्षण की समीक्षा की बात की थी तो लालू यादव इस बयान को ले उले थे कि भाई वो तो आरक्षण समाप्त करने की बात कर रहे हैं, समीक्षा नहीं समाप्त करने की। उसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा था। बाद में तो अब ठीक यू टर्न लेते हुए मोहन भागवत कहे सुनते हैं कि नहीं नहीं, एकदम आरक्षण बिल्कुल जारी ही रहना चाहिए। ये तो जो लागू हुआ है, जिस उद्देश्य ध्येय से हुआ है, उद्देश्य जब तक पूरा नहीं होता इस पर बदलाव की तो कोई बात ही नहीं है। अब तो बढ़ चढ़ कर वो इसकी वकालत करते हैं। तो ये है बिहार की चर्चा, जो भी खासकर तेजस्वी यादव का जो नीतीश कुमार पर हमला बोल बयान और फिर आरएसएस की भूमिका, उसके रोल पर चर्चा आपसे की। चर्चा आपको कैसी लगी? आप अपना कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अरुण पांडे की बात को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।